हमारे प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने पूरी पिक्चर के एक साइड कोने में खड़ा कर दिया। और कई लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इस वक्त ग्लोबल लीडर के तौर पे सामने आए हैं और वो फ्रंट लाइन पे खड़े हुए थे होस्ट के साथ। लेकिन ऐसा लग रहा है कि दुबई ने ये समिट सारा इंडिया के लिए करवाया, वहां पर सारी पजीराई, सारी अटेंशन जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दी जा रही है। हमारे वजीर आजम थोड़े बुझे बुझे नजर आए, जबकि नरेंद्र मोदी तो फ्रंट पे छक्के खेल रहे थे, बल्कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर तो सेल्फियां ले रही थी, तो वो बड़ा इस वक्त इंटरनेट पे सेंसेशन बनी। और जब फाइनल फोटोग्राफ आई ना, तो वो पाकिस्तानियों के लिए एक धचका था। उन्होंने सोचा मोदी जी होंगे कहीं कोने खचके में, और हमारे कक्कड़ साहब तो इस्लाम की एटॉमिक पावर, इस्लाम का किला फ्रंट पे होंगे। तो कक्कड़ साहब पीछे की लाइन में भी सबसे कोने में अलग थलग रखा गया उनको। वहां पर भी जी हाँ, पीएम मोदी का ही चर्चा था, और उनका चर्चा वैसे तो कई चीजों को लेकर था, लेकिन साथ ही साथ इटालियन प्राइम मिनिस्टर के साथ मोदी जी की पिक्चर जो है वो बड़ी लोगों ने पसंद की। लेकिन पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रोल किया गया है वजीर आजम पाकिस्तान को कि बिल्कुल ऑन दी एज खड़े हुए हैं, इसकी क्या वजह है। नरेंद्र मोदी ने खड़े होकर 1.5 घंटे की स्पीच दी है कि भाई हम कैसे तब्दीली ला सकते हैं, हमारा मुल्क क्या काम कर रहा है क्लाइमेट एक्सचेंज के लिए, लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की वहां पर कोई बात ही नहीं। और यही लगा कि जैसे दो बहुत अच्छे स्कूल कॉलेज के दोस्त मिले हों, इस किस्म का एक रवैया देखा गया। क्या ये चीज बताती है कि हमारे प्राइम पाकिस्तान की इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे ये पोजीशन है। अंदर अबू धाबी के अंदर COP 28 के सिलसिले में दुनिया के बहुत सारे जो लीडर्स थे वो इकट्ठे हुए, और पाकिस्तान के वजीर आजम, केटे के प्राइम मिनिस्टर भी गए, और हमने देखा कि भारत के वजीर आजम भी गए हुए थे। हमारे वजीर आजम ने जितने भी इंटरव्यू दिए वो यही कहे कि लॉस एंड डैमेज फंड के हवाले से हमें पैसे दे दें, पैसे दे दें। एक तो बहुत ज्यादा उनको ये क्रिटिसाइज किया गया है। दूसरा, ताड़ साहब, ये हमें ये भी क्रिटिसाइज किया गया है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने पूरी पिक्चर के एक साइड कोने में खड़ा कर दिया। और कई लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इस वक्त ग्लोबल लीडर के तौर पे सामने आए हैं और वो फ्रंट लाइन पे खड़े हुए थे होस्ट के साथ, और हमारा प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल ये जिसे कहते हैं ना, कोई पॉइंट तो नहीं बनता, लेकिन पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रोल किया गया है वजीर आजम पाकिस्तान को कि बिल्कुल ऑन दी एज खड़े हुए हैं, इसकी क्या वजह है। क्या ये चीज बताती है कि हमारे प्राइम पाकिस्तान की इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे ये पोजीशन है। शीमा साहब, आज मैं COP 28 के हवाले से मैं बताना चाहूंगा कि आज जो दिन था वो आज क्लाइमेट फाइनेंसिंग के हवाले से आज था। मोदी साहब ने उसमें स्पीच दी, और बल्कि ना सिर्फ उन्होंने स्पीच दी है, उन्होंने कहा है कि 2028 में दे वांट टू होस्ट द COP, और ये दूसरी होगी। पहले भी एक COP को भारत जो है वो होस्ट कर चुका है। लेकिन उसमें चीमा साहब, मोदी साहब के साथ काकड़ साहब का कंपैरिजन बनते नहीं। वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और काकड़ साहब मुझे इस तरह लग रहा है कि वहां जर्सियां स्वेटर लेने गए थे तो उन्हें पता चला कि यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही, तो उन्होंने कहा पाया तुसी भी मिल जाओ किसी मुझे हो सकता है तो वेख के कोई पैसे दे दे शायद। तो मैं बल्कि यहाँ पे ये क्वेश्चन करना चाहूंगा कि मैं इस COP 28 के हवाले से जब देख रहा था तो मेरा कंसर्न है इस चीज का कि मैंने जब चेक किया कि यहाँ पे जो पवेलियन बनाना है वहां पे बूथ लगाने का खर्चा $2 लाख। और जब मैंने उस खबर को पढ़ा, यहाँ पे कनाडा में सेचुआन उनका जो सूबा है, वहां आज एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा आज इशू बन गया है कि उन्होंने अपना पवेलियन लगाया 7,65,000 के खर्चे से, और उथे झगड़े हो रहे हैं। लेकिन हमारा को पूछने वाला है, ना सिर्फ हमारे वजीर आजम साहब वहां पे तशरीफ ले गए, इनके साथ वजीर खारजा भी ले गए तशरीफ, और ये बड़े बड़े महंगे होटलों के बिल। क्या ये पाकिस्तान में कोई किसी को पूछने वाला नहीं है? जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि यूएई में जो समिट हुआ उसके बाद क्या होता है कि एक तस्वीर निकल कर बाहर आती है। सभी लीडर की स्वाभाविक है, जितने भी लीडर्स यूएई में पहुंचे हुए थे उन सभी का एक फ़ोटो सेशन होता है सामूहिक तौर पर। सभी लीडर्स कतार में खड़े हुए हैं। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे ये फ़ोटो आती है उसमें पाकिस्तानियों ने सबसे पहले देखा कि उसमें पहली ही लाइन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। अपना मतलब अपने पड़ोसी देश जो कि आपका दुश्मन हो उसका लीडर सबसे पहली लाइन में खड़ा है, तो ये तो बड़ी चुभने वाली बात है। और उससे भी ज़्यादा चुभने वाली बात है कि अपने लीडर को ढूंढना पड़ रहा है। पाकिस्तान खुद ये बात पाकिस्तानी मीडिया पे चल रही है कि अपना वाला किधर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पहली ही लाइन में डटे हुए हैं, तो अपना वाला कहाँ है। और अपना वाला कहाँ है
उस हिसाब से इन लोगों को क्या लगता है कि हम सबसे आगे हैं क्योंकि हमारे पास जज्बा है। स्वाभाविक है, इनके पास जज्बा है तो इनके प्रधानमंत्री के पास जज्बा होना लाजमी है। तो इनका प्रधानमंत्री सबसे पहले होना चाहिए था क्योंकि जज्बा है, बाकी के लीडर पीछे होने चाहिए थे। लेकिन ये भूल गए कि यहाँ पर फैक्टर दूसरा काम करता है, दूसरा यानी कि अर्थव्यवस्था काम करती है। जिसकी जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था, जिसकी जितनी बड़ी वैल्यू होती है, उस हिसाब से अब आप देखिए पहली ही लाइन में उस फोटो में जो टॉप के लीडर हैं पॉपुलर दुनिया भर में, जिनकी अर्थव्यवस्थाएं बड़ी हैं या फिर दुनिया भर में एक पावरफुल मुकाम रखते हैं, वो लीडर पहली लाइन में हैं। फिर जो उनसे नीचे हैं वो दूसरी लाइन में। पाकिस्तान जैसे लोग सबसे मतलब वो बच्चे गेम खेलते हैं जो बचपन में सभी ने खेले होंगे, उसमें पहला, दूसरा, तीसरा और फड्डी आखिर में जो होता है उसे फड्डी बोला जाता है। तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री फड्डी लाइन में लगा हुआ था। अब ये पूछ रहे हैं कि हमारा वाला किधर है, तो तुम्हारा वाला यदि जूम करके देखोगे तो उस फोटो में मिल जाएगा, क्योंकि है, ऐसा नहीं है कि बाहर कर दिया गया हो। लेकिन तुम्हारा वाला जहाँ खड़ा है उससे तुम्हारी वैल्यू का पता चलता है कि इस वक्त तुम्हारी वैल्यू क्या है। अब स्वाभाविक है, भारत और पाकिस्तान का इस समय देखा जाए तो कंपटीशन कहीं से कहीं तक है ही नहीं। आप तुलना भी करके भारत की बेइज्जती कर रहे हो, सीधी सीधी बात है। लेकिन तुलना की जा रही है, तुलना करना भी ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान ने भारत को ज़ख्म बहुत दिए हैं भारत को अभी से नहीं, बहुत सालों से ज़ख्म दिए हैं। लेकिन क्या है कि भारत के पास पहले अभी जो लीडरशिप है, ऐसी लीडरशिप पहले शायद कभी रही हो। ऐसी लीडरशिप पहले रही होती तो पाकिस्तान तो अभी तक उसका तो काम तमाम हो गया होता, क्योंकि भारत बहुत आगे होता और ये तुलना का जो काम चल रहा है वो भी बंद हो जाता। अभी हम तुलना इसलिए कर रहे हैं कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा 9 साल हुए हैं एक अच्छी लीडरशिप मिले हुए, और स्वाभाविक है वो लीडरशिप पॉपुलर भी है। अभी आप देख सकते हैं कि आज ही अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे पहले चुनाव के रिज़ल्ट आए जो राज्य के स्तर पर चुनाव होते हैं। 4 राज्यों के चुनाव के रिज़ल्ट आए हैं। तो उसमें से पहले जो अनुमान लगाया जा रहा था कि एक मध्य प्रदेश था, वो बीजेपी हार रही थी, पूरी तरह से हार रही थी। और स्वाभाविक है वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस लेवल पे प्रचार किया वो काम किया और लगभग प्रचंड बहुमत उनके पास मध्य प्रदेश में आ गया। दूसरा है राजस्थान में लग रहा था कि बीजेपी जीतेगी और वो हुआ वही भी। स्वाभाविक है जो एग्जिट पोल बता रहे थे जिस तरह का पहले स्वाभाविक था कि बीजेपी जीत सकती है, तो बीजेपी वहाँ भी जीती। अब दूसरा था छत्तीसगढ़ में चांसेस बीजेपी के नहीं थे कि बीजेपी हारेगी वहाँ, लेकिन वहाँ भी बीजेपी जीत गई। तेलंगाना है एक और राज्य, वहाँ पर कांग्रेस जीती है, और एक और कोई वहाँ की स्थानीय पार्टी है वो दूसरे नंबर की पार्टी है। वहाँ पर बीजेपी कह सकते हैं कि कहीं पर भी नहीं है, छोटी मोटी मामूली स्तर पर। तो इन 3 राज्यों में से 2 राज्य तो स्पष्ट बीजेपी हार रही थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो प्रचार किया है, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी तो आप इनकार नहीं कर सकते उनके एक आह्वान पर पूरे देश में क्या क्या हो जाता है। घर घर तिरंगा हो गया, घर घर दीप हो गया, वो ताली वाली बजाने वाला आपने देखा होगा। एक आह्वान पर इस तरह से पॉपुलैरिटी उनकी है, तो उस हिसाब से उन्होंने यहाँ पर 3 राज्य साफ कर दिए। एक राज्य तो उन्हें पहले से ही लग रहा था कि जीतेंगे, 2 राज्यों में थोड़ी डगमगा रही थी उनकी स्थिति, लेकिन वो 2 राज्य भी वो जीत चुके हैं। तो अभी तो पाकिस्तान का मीडिया चर्चा कर रहा था पहले कि नरेंद्र मोदी फिर से आने वाला है, और इन चुनावों से पता चल गया कि वाकई में नरेंद्र मोदी फिर से आने वाले हैं 2024 में। तो अब पाकिस्तान जो वहाँ खड़ा है ना, पाकिस्तान की वैल्यू बता रहा है वो। उस फ़ोटो सेशन से आपको वैल्यू पता चल जाती है। स्वाभाविक है, कहीं भी फ़ोटो सेशन होता है तो जो इम्पोर्टेंट लोग होते हैं, जो वीआईपी होते हैं और फिर जो वीवीआईपी होते हैं, स्वाभाविक है उनका नंबर आगे ही आता है। तो जिस कतार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े थे, वहाँ इसलिए खड़े थे कि दुनिया का सबसे बड़ा बाजार भारत है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की है, दुनिया का 5वां ही शायद कह सकते हैं या 4था जिसका शेयर बाजार है, जिसकी टोटल वैल्यूएशन देखें तो 4 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुकी है। पहली बार इतिहास में हुआ है कि हमारा शेयर बाजार 4 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुका है, और उसका सीधा सीधा मतलब होता है कि दुनिया भर के निवेशक भारत में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अब दिखा रहे हैं तो आगे चलकर और भी ये बढ़ने वाला है। ये पहली बार हुआ है कि हमारी इकोनॉमी 4 ट्रिलियन को क्रॉस कर गई और हमारे शेयर बाज़ार की जो वैल्यू है
वो भी 4 ट्रिलियन को क्रॉस कर गई। यानी कि इतनी सारी कंपनियां हैं, उन सब की वैल्यू मिलाकर, जैसे टाटा बिरला छोटी मोटी जितनी भी कंपनी है उन सबको मिलाकर उन सब की वैल्यू हो चुकी है 4 ट्रिलियन को पार। यानी कि ये कंपनियां काफ़ी बड़ी हो गई हैं और स्वाभाविक है ये बड़ी हुई हैं तो पब्लिक को इसका फ़ायदा मिलना ही मिलना है। इनकी जगह जगह फैक्ट्रियाँ होंगी। एक कंपनी है, एक शहर में उसकी फैक्ट्री है तो उसकी वैल्यूएशन एक लिमिट तक होती है। अगर उसी कंपनी की 10 फैक्ट्रियां हैं तो स्वाभाविक है उसकी वैल्यूएशन 10 गुना बढ़ जाती है और 10 गुना बढ़ेगी, 10 जगह फैक्ट्री होंगी तो 10 जगह के लोगों को रोज़गार मिलता है, तो इससे आम पब्लिक को भी फ़ायदा होता है। ये बात पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आती। पाकिस्तानी तो ये कहते हैं कि भारत के लोग सामान बनाते हैं, मेहनत करते हैं, अपना वक्त ज़ाया करते हैं, हम तो सीधा सीधा उनसे ख़रीद लेते हैं। ऐसे जज्बे वाले लोग और फिर ये कहे कि हमारा पीएम कहाँ है, तो तुम्हारा पीएम वहीं मिलेगा।